हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो अभी तक हम लोग ने ग्रुप 13, 14, 15 ये सारे कवर कर लिए हैं। आपने अगर मिस आउट किए होंगे तो आप बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, जरूर देखना। ओके, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते होते जाएंगे। अब इस ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स में हम लोग सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए इन सारे 13, 14, 15 को पढ़ते आए हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हमारे कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सबसे लास्ट में लिवरमोरियम। ओके, वो ही फैशन। ये पहले जो 5 एलिमेंट्स है हमारे इस ग्रुप के, ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक, इन्हीं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लिवरमोरियम जो है ये सिंथेटिक है, हम खुद बनाते हैं इसको, प्लस ये रेडियो एक्टिव भी है। तो काफी छोटी अमाउंट में ही हमारे पास ये अवेलेबल है, प्लस इसका हाफ लाइफ भी बहुत कम है, मतलब फुर करके उड़ जाता है ये। तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई इसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए फिर इसकी केमिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, और इसीलिए हम लोग आगे चैप्टर में जो भी एलिमेंट्स के बारे में, मतलब जो भी पढ़ने वाले हैं, वो इन 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब जैसे चाहिए आप याद रखो, पर याद तो रखना पड़ेगा बाबा। अगर याद नहीं भी हुआ है अभी फिर भी कोई बात नहीं, आगे आगे चैप्टर में ट्रेंड्स पढ़ते पढ़ते पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो हम लोग को कुछ नया नहीं है, करेक्ट। ग्रुप 13, 14, 15 ये सब में भी हम लोग यही देखते आ रहे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 से लेके 6 तक चलते रहता है। तो यहां पर अब 16 पर आए हम लोग, तो NS2 NP4 है इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। 15 का NP3 था, इसका NP4। अब कुछ सच खास हमें इनके इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना है नहीं है, बस याद इतना ही रखना है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स जो NS2 NP4 इस फैशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लास्ट में जो शेल है हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग जंप कर रहे हैं एटॉमिक आयनिक रेडिया का वेरिएशन देखने पर। इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा वेरिएशन है, जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडिया। डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं, देखो मेरा शॉर्ट फॉर्म है DTG, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं तब दोनों एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अब इसमें ऑक्सीजन का अगर साइज देखोगे ना तो एक्सेप्शनली स्मॉल है हमारे ऑक्सीजन एटम का। देखो द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। तो ये देखने के लिए आप सिंपली टेबल को एक बार देखना। ओके, टेबल में जो वैल्यूज दी हुई है, देखो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस हम लोग देखेंगे अगर 66, 104, 117 बढ़ रहा है, 137, 146 इंक्रीज हो रहा है हमारा कोवेलेंट रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडिया। उसी तरीके से अगर हम लोग आयनिक रेडिया की बात करेंगे तो 140, 184, 198 बढ़ ही रहा है, 221, 230 ऑब्वियसली इंक्रीज होते जा रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। तो डाउन द ग्रुप हम लोग जब वेरिएशन देख रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स के केस में, तो कुछ नहीं, एकदम जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एकदम मस्त अच्छे से डिक्रीज हमें दिख रही है इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, डाउन द ग्रुप। अब ये क्यों होगा? सेम जनरल ट्रेंड का ही वजह होगी कि भाई साइज में इंक्रीज दिख रही है हमको। अब भी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने कि अच्छा खासा एकदम मस्त साइज भी इंक्रीज हो रहा है इनका। ओके, अच्छा खासा मस्त मतलब साइज में इंक्रीज दिख रही है हमको इनके ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स की। इसीलिए हमें ये तो समझ में आ ही जाता है
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर भागेगा न्यूक्लियस से, तो ऐसे दूर दूर भगे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाएगा, मतलब कम कम एनर्जी लगेगी और कम कम, और यही एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है, आई। तो एनर्जी कम कम लग रही है मतलब आई कम कम लग रही है, करेक्ट, तो डिक्रीज हो रहा है, ओके, डाउन द ग्रुप। क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने ग्रुप 14 और ग्रुप 15 की बात की थी, जब हम लोग ग्रुप 15 को पढ़ रहे थे तब, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो इंक्रीज होती है, करेक्ट, मतलब ग्रुप 14 से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमको ग्रुप 15 की दिखाई दी थी। बेसिक सा रीजन है, साइज छोटा होता है, और इनके केस में तो भाई इनका एक्स्ट्रा स्टेबल np3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी था, करेक्ट, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन। पर जैसे हम लोग ग्रुप 15 से ग्रुप 16 पर आते हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि भाई साइज में इंक्रीज हो रही है तो IE भी जो हो ये भी इंक्रीज हो, करेक्ट, पर यही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, IE जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ओके, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है देन ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओके। करस्पॉन्डिंग पीरियड में फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हम लोग लिख रहा हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे ऐसे आगे आगे ग्रुप 15 का, वैसे ही ग्रुप 16 का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो हमारे नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है देन ऑक्सीजन, करेक्ट, 15 का ज्यादा देन 16, तो 15 ग्रेटर देन 16, ऐसे ही, ओके, ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रेटर देन ग्रुप 16, ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रेटर देन ग्रुप 16, ओके। और ये वैल्यूज देखो टेबल में, मैंने पिछले चैप्टर में हम लोग ने जो टेबल पढ़ा था, मतलब पिछले चैप्टर में हम लोग ने ये टेबल देखा था, तो वही टेबल को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, सिर्फ टेक्स्ट बुक में भी है आपके पन्ने ना पलटने पड़े आपको, इसीलिए मैंने यहीं पर लेके आया हूँ आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए। देखो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है देन ऑक्सीजन, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद चल रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1402, ओके, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1314, ज्यादा ही है, करेक्ट। उसी तरीके से हमारे फास्फोरस का ज्यादा होना चाहिए देन सल्फर, तो देखो 1012 है फास्फोरस का, करेक्ट, 1012 फास्फोरस, तो सल्फर का कितना है 1000, तो फास्फोरस का ज्यादा है देन सल्फर, क्लियर। उसी तरीके से आर्सेनिक का भी देखोगे आप तो सेलेनियम से ज्यादा हमें मिलेगा, ओके। तो ये हमें दिखाई देता है इन, मतलब यहां पर खास बात इन ग्रुप वाले एलिमेंट्स के बारे में। अब ऐसा क्यों होता है, ये होगी और एक खास बात, सिंपल है, देखो लॉजिक क्या है, यहां पर जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो NS2NP3 है, करेक्ट, आउटर मोस्ट शेल का, और वही ग्रुप 16 वालों का NS2NP4 है। तो जब हम लोग यहां से ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में से सबसे लूजली बाउंड, मतलब ये NP वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, ये एकदम ऐसे हड़बड़ाएगा, मतलब ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स ऐसे झटकने लगेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं भाई, ग्रुप 15 का एटम बोलेगा नहीं मत निकालना इस इलेक्ट्रॉन को, ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं, तो मैं तो नहीं जाने दूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब लगानी पड़ेगी जबरदस्ती ग्रुप 15 वाले एलिमेंट के एटम से निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, करेक्ट। तो बहुत ढेर सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है भाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केस में, ढेर सारी। उसी तरीके से ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स को देखेंगे, ओके, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में NP4 है हमारे लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब एक निकल जाएगा तो 3 बनेंगे, और जब 3 बनेंगे तो भाई हमारा ग्रुप 16 का जो एलिमेंट का एटम है भले आयन बन जाएगा पर स्टेबल तो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया NS2NP3, करेक्ट, एक निकलने के बाद। तो ये ग्रुप 16 का एटम बोलेगा चलो भाई मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इतना भी मुश्किल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी स्टेबल होने वाला हूं, ओके। तो इस चक्कर में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और फिर अगर हम लोग एनर्जीज कंपेयर करके देखेंगे तो भाई ये ग्रुप 15 जो कि नखरे कर रहा है, ग्रुप 15 का एटम इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ओके, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए थोड़ा नखरे कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, और ये ग्रुप 16 में इतने नखरे नहीं है, ओके, तो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं लग रही, और जब कंपेयर कर रहे हैं तो भाई इसकी ज्यादा दिख रही है हमको। बस वजह क्या है, क्योंकि ये थोड़ा नखरे कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन देखने के ऊपर। तो अभी तक तो ग्रुप 13, 14, 15 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन नहीं देखा था। ग्रुप 16 वालों के केस में देख रहे हैं, क्योंकि भाई इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ दिलचस्प चीज दिख रही है। वो क्या है? सबसे पहली चीज, अगर हम लोग जनरल ट्रेंड देखेंगे, ओके, मतलब नॉर्मली यहां पर भी यही फॉलो हो जाता है क्या कि डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे तब ईजी जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लेस नेगेटिव होते जाता है। ठीक है, लेस नेगेटिव। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब समझने की पहले कोशिश करो। कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव एनर्जी रिलीज होना, करेक्ट, जब होती है तब हम लोग नेगेटिव सिंबल लगाते। तो वैसे ही यहां पर लेस नेगेटिव मतलब कम एनर्जी रिलीज होते जाएगी, करेक्ट, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। ओके, बात क्लियर हो गई? तो पूरा सारांश क्या हो गया? डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं डीटीजी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर लेस एंड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, करेक्ट। अब ये क्यों होता है जनरली? ये क्यों होता है जनरल ट्रेंड जो मैं बता रहा हूं, ये इसकी वजह है साइज में इंक्रीज। तो जब साइजेस बढ़ती है हमारी एटम्स की, ओके, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं तब ग्रुप में, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो दूर ऐड होगा न्यूक्लियस से, दूर दूर, करेक्ट। यहां पर जितने पास था उससे ज्यादा दूर यहां पर ऐड होगा, फिर उससे ज्यादा दूर यहां पर ऐड होगा। ओके, तो इस चक्कर में ना एनर्जी कम कम रिलीज हो जाती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, एनर्जी कम कम रिलीज हो रही है मतलब लेस लेस नेगेटिव वैल्यूज आती है। ओके, सपोज यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है 10, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिलीज हो रही है इसलिए -10, तो और कम एनर्जी रिलीज होगी, नीचे जा रहे हैं तो सपोज 5, तो मैं लिखूंगा -5, और कम तो 3, तो सपोज -3 लिख रहा हूं क्योंकि रिलीज हो रही है ना, करेक्ट। तो इसीलिए देखो लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है वैल्यू, नंबर स्केल पता ही हमको, तो -10 से कम नेगेटिव -5, उससे कम नेगेटिव -3। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी जनरली यही ट्रेंड दिखता है हमें, पर कहानी में ट्विस्ट आती है। कहां पर? ये ऑक्सीजन और सल्फर कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ओके, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के केस में कहानी में ट्विस्ट आता है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, किलोजूल्स मोल इनवर्स में कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, वैल्यू लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो यहां पर ऑक्सीजन की है 141, तो इससे भी लेस नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब 141 से निचला वाला नंबर कुछ तो होना चाहिए था। पर है क्या भाई? 200, ये तो मोर नेगेटिव हो गई, यहां पर आ गई गड़बड़। ओके, बाकी के केसेस में आप देखोगे ना, तो देखो सल्फर से सेलेनियम जा रहे हैं हम लोग 200 से -195, तो कम नेगेटिव हुई, जो कि होनी चाहिए लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। ओके, नॉर्मल हमारा ट्रेंड, ओके, कम और कम और कम नेगेटिव। तो देखो -200 से -195 लेस नेगेटिव, फिर -190 ये भी लेस नेगेटिव हो रही है। ओके, और फिर बाद में -174 ये भी लेस नेगेटिव हो रही है। ओके, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में मैंने समझाया था -10 से -5 से -3, तो कम कम नेगेटिव हो रही, तो यहाँ पर भी -200 से -195 कम नेगेटिव, -190 और कम नेगेटिव, -174 और कम नेगेटिव। तो यहाँ पर तो हमारी बात बन रही है जनरल ट्रेंड की, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? देखो, इसका मतलब हो क्या रहा है? देखो, ऑक्सीजन के केस में अगर -141 है और सल्फर के केस में -200 किलो जूल्स मोल इनवर्स इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सल्फर के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल लॉजिक है, करेक्ट। अब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रही है बात? अब अगर सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब यहां पर ओके कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आई बात? तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान तो ढेर सारी एटम एनर्जी रिलीज कर देगा, बोलेगा चलो मैं तो स्टेबल हो गया, करेक्ट, ऐसे चक्कर में। तो इसीलिए ढेर सारी एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो यहां पर आसानी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए ओके, यहां पर ये हमें दिखाई देता है, ये उल्टा वेरिएशन दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आसान क्यों है फिर सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन करना? सिंपल लॉजिक है भैया, देखो ऑक्सीजन का साइज काफी छुट्टू सा है, ओके, सल्फर का अच्छा खासा बड़ा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है ऑक्सीजन एटम के पास
ऑलरेडी छोटे साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, मतलब छोटू से साइज में इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने जब आता है तब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ओके, मतलब ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिपल्शन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो क्या होगा भाई, दूर भेज रहा है तो ईज कम होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, करेक्ट। और उसी तरीके से अगर दूसरी तरफ हम लोग सल्फर के बारे में देखें तो साइज इतनी भी छोटी नहीं है कि भाई आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के साथ उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्या ऑक्सीजन के केस में जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्शन हो रहा था आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां पर वैसे नहीं होगा क्योंकि साइज थोड़ी बड़ी है ओके। तो क्योंकि यहां पर देखो रिपल्शन है तो भाई स्वागत नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, यहां पर रिपल्शन कम है ओके एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो स्वागत अच्छे से हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर ईज कम है, यहां पर ईज ज्यादा है, ईज ज्यादा है तो भाई एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर, लॉजिक समझ में आ गई। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो ये भी एकदम मस्त जनरल ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है हमारा। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ये होती है डिक्रीज, करेक्ट। अब क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि हमारे एटम्स का साइज बढ़ रहा है। तो साइज का रिलेशन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो सिंपल सी चीज है, उस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो फितरत है, टेंडेंसी है ओके, और कौन से इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की फितरत कम कम होती जाती है। और इसी टेंडेंसी को या फिर इसी फितरत को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम हो रही है, करेक्ट, साइजेस बढ़ रहे हैं तो बस देखो, तो साइजेस बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम हो रही है, और साइजेस डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। बस तो यहां पर भी वही हो रहा है, विद इन द ग्रुप ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ओके। डाउन द ग्रुप की बात चल रही है यहां पर, तो देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, करेक्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ऐसे कह रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बस सेम जनरल ट्रेंड वाला लॉजिक। देखोगे आप वैल्यूज तो समझ में आ जाएगी बात। ऑक्सीजन 3.5, उससे सल्फर 2.5 ओके, और कम होगी 2.55, एकदम माइन्यूट सी पर है, कम है। और उसके बाद फिर 2.01 और फिर 1.76। तो ऐसे करके ऑक्सीजन से हम लोग जब पोलोनियम तक आ रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, 3.5 से 2.58 से 2.55 और कम से 2 से 1.76। क्लियर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स है ना, ये काफी सारे मतलब वैरायटी में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। देखो आप ऑक्सीजन -2, -1, 1, 2, जैसे कि सल्फर -2, 2, 4, 6, सेलेनियम भी शो कर रहा है -2, 2, 4, 6, यहां पर सेम एकदम। टेलुरियम भी -2, 2, 4, 6 ओके, और पोलोनियम 2 और 4। तो बात तो हमें समझ में आ रही है, ऑलमोस्ट 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, करेक्ट। पहला ऑक्सीजन सिर्फ 4 नहीं शो कर रहा है, नहीं तो बाकी के सारे 4 वाला +4 वाला भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ये एक -2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो रिपीट हो रहा है, -2, -2, -2, -2, सिर्फ पोलोनियम में नहीं है। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत सारे जैसे हम लोग ने देखे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली हम लोग ग्रुप 13, 14, 15 में क्या देखे थे कि जब हम लोग लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं NH2NP4, जैसे कि इनके केस में, उनके केस में भी NH2NP1 से लेके 3 तक हम लोग आए थे, अब यहां पर NP4 पर आ रहे। तो जो सिर्फ बाहर के NP वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, जैसे कि इस केस में बन रहा है देखो +4 ओके, और सारे बाहर का NP प्लस अंदर का NS वाले को भी इन्वॉल्व किया तो यहां पर कितने बन रहे हैं 6 ओके, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भाई किसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या कैसे वेरी हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो सेम लॉजिक इनर्ट पेयर इफेक्ट का हम लोग लगाएंगे, जिसमें इस बेचारे NS2 वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एकदम कस के पकड़ना शुरू करेगा जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हेवियर मेंबर्स पर जा रहे हैं। अब लॉजिक एकदम एग्जैक्ट सेम है, क्यों? क्योंकि भले इनका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, पर अंदर तो इनके हेवियर मेंबर्स में भी D और F इलेक्ट्रॉन्स छुपे हुए बैठे हैं।
बात तो समझ में आ रही है ना आपको भी? ओके, जैसे कि हम लोग 13, 14, 15 में भी देखा था कि अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर कोर में, वैसे इनके भी इनर कोर में वही गड़बड़ है। ओके, बस ट्रेंड्स जो शो हो रहे हैं वो एकदम जनरली शो हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन है उसमें वही रोल प्ले हो रहा है। ओके, अंदर के जो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये NH2 के पहले, अब देखो जैसे कि ऑक्सीजन के केस में सिर्फ होगा अपना नोबल गैस, सल्फर के केस में भी होगा सिर्फ नोबल गैस, पर जैसे हम लोग सेलेनियम पर आएंगे तो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, नीचे टेलुरियम पर जाएंगे तो डी वाले तो होंगे ही। ओके, प्लस सेलेनियम के भी 3D वाले होंगे। करेक्ट, तो नीचे नीचे जाएंगे तो 3D प्लस 4D भी आएगा। करेक्ट, तो ये रहा अपना सेलेनियम, ये रहा अपना टेलुरियम। और फिर पोलोनियम पर जाएंगे तो भाई और भी गड़बड़ है। ओके, डी के साथ 3D 4D के साथ 5D भी होंगे और प्लस 4F भी होगा। ओके, तो शील्डिंग क्या हो रही है, बहुत ही खराब होती जा रही है। करेक्ट, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं तब, और न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो फिर न्यूक्लियस के लिए तो सोने पे सुहागा होगा। सेम लॉजिक जैसे हम लोग 13, 14, 15 में पढ़े थे। करेक्ट, तो न्यूक्लियस और कस के पकड़ना शुरू करेगा इन NH2 वाले इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो करीब है न्यूक्लियस के, पी से ज्यादा करीब, मतलब पी से ज्यादा पास होते हैं एस वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको पकड़ना शुरू करेगा कस के। तो नीचे नीचे जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना कम कम होगा, तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दिया जाएगा। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी +4 की बढ़ेगी, और इसके वजह से ही क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर के अब इन्वॉल्व होना कम कम होगा, तो इसीलिए पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होना कम कम होगा डाउन द ग्रुप। तो देखो इस तरीके से +6 की जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती जाएगी। करेक्ट, +6 की स्टेबिलिटी मतलब +6 में जो हमारे कंपाउंड्स है, ओके, या फिर हमारा जो एलिमेंट +6 में है, ओके, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हम लोग जैसे जैसे देखेंगे तो रिड्यूस होते जाएगी। जैसे कि देखो द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, मतलब हमारा कंपाउंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा उस वो वाली स्टेबिलिटी जब होगा तब की स्टेबिलिटी, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देखो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, +4 की इंक्रीज हो रही है। क्यों भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो हमारा पेयर है वो इनर्ट हो गया है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। करेक्ट, अब देखेंगे हम लोग अतरंगी बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी अतरंगी बिहेवियर दिखाता है इसी के सेकेंड पीरियड वाले पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन की तरह। ओके, किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट, तो अब देखो बिल्कुल सबको पता है ऑक्सीजन की साइज काफी छोटू सी है, जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड आते हैं तो साइजेस छोटी छोटी हो जाती है। वैसे भी हम लोग को अगर टेबल में भी देखेंगे हम लोग तो बाकी के ग्रुप्स के कंपैरिजन में अगर कोवेलेंट रेडियस भी देखें हम लोग ऑक्सीजन का तो सिर्फ 66 पिकोमीटर है, और बाकी के ग्रुप में जो मतलब बाकी के मेंबर्स जो है ग्रुप के जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, देखो इनके 104, 117, 137, 146, तो इनके तो भाई काफी ज्यादा साइजेस है, 100 के ऊपर ही है, और ये तो बेचारा 50 मतलब 60 के आसपास अटका पड़ा है। ऑक्सीजन छोटू सी साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बोलो ही मत बात, ऑक्सीजन की तो 3.5 है। करेक्ट, देखो ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। अगर बाकी के मेंबर्स की कंपैरिजन करेंगे, मतलब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बाकी के मेंबर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तक 2.5, 2.5 टू 1.6, तो इनसे ज्यादा अच्छा खासा एक एक यूनिट से हाई है सल्फर और सेलेनियम से, तो और बाकियों से तो 1.5 के आसपास यूनिट्स हाई है। करेक्ट, तो इन दो कारणों की वजह से, जैसे कि हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के केस में भी यही 2 कारण थे, ओके, इनके अलावा हाई आई भी था। ओके, तो अब यहां पर हम लोग ऑक्सीजन के केस में वो रीजन नहीं ले रहे, मतलब ऑक्सीजन के केस में उस रीजन को नहीं अप्लाई कर रहे। ओके, बस साइज और हाई ईएन जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के भी रीजंस थे अतरंगी बिहेवियर के लिए, वैसे यहां पर भी ऑक्सीजन के भी अतरंगी बिहेवियर के लिए भी साइज और हाई ईएन रिस्पॉन्सिबल है। और एक अतरंगी बिहेवियर क्या है ऑक्सीजन के पास, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन के पास भी था, विचारो इन तीनों के पास भी। ओके, मतलब नॉर्मली कार्बन नाइट्रोजन के केस में भी हम लोगों ने देखा था 2s और 2p ऑर्बिटॉल्स है इनके पास, सेकंड शेल में d तो होता नहीं है, तो इनकी कोवेलेंसी 4 तक ही सीमित होती है। ऑक्सीजन भी बेचारा उसी बोझ का मारा है, इसकी भी कोवेलेंसी 4 तक ही सीमित है, क्योंकि इसके पास भी भाई मतलब सेम ही ना 2s और 2p है, 2d तो है ही नहीं। करेक्ट, चलो अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ओके, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में
बेसिक सी चीज है, हमारे जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनको हाइड्रोजन से काफी ज्यादा लगाव है, ऐसे आप कह सकते हो, मतलब प्यार है भाई। हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके, तो कौन से टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं? H2E इस फॉर्मेट में, जिसमें E जो है ओके वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ H2O, ये एक हाइड्राइड है हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट का। कुछ चमक रहा है दिमाग में? वाटर की बात कर रहा हूं मैं यार, वाटर हाइड्राइड है हमारे ऑक्सीजन का। वैसे ही H2S हाइड्राइड है सल्फर का, करेक्ट। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं H2Se, H2Te, H2PO। ओके, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 सारे के सारे फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E, करेक्ट। अब E तो मैंने बता दिया क्या है उसमें, और कैसे हम लोग E जो हमारा एलिमेंट है उसको अलग अलग ऑक्सीजन सल्फर डालने पर वो हमें कंपाउंड्स समझ में आ रहे हैं जो हम लोग भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अब रही बात वाटर की, तो एक खास बात बताऊंगा मैं आपको वाटर के बारे में, पर ध्यान देते थोड़ा इस चीज पर कि जब हम लोग इस H और E, ठीक है, मतलब हमारे H और ग्रुप 16 का एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है, ओके, उस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी देख रहे हैं, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके, जो किलो जूल्स मोल इनवर्स में है। तो ये हमें समझ में आता है कि वाटर के केस में 463 किलो जूल्स पर मोल, इतनी ज्यादा भयानक ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो H2S 347, करेक्ट, 347 H2S का, फिर 276 H2Se का, और फिर 238 H2Te का। तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसमें ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। इसकी वजह से हो क्या रहा है ये तो मैं बताऊंगा, पर पहले गौर करना इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर जो हमारी वाटर की है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है 463 किलो जूल्स मोल इनवर्स। अब मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सपोज अगर वाटर के केस में अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कि 463 है वो उतनी नहीं होती, कम होती, तो क्या होता? चलो एक मिनट सोच के देखो। ओके, आई होप आपने सोचा होगा। ओके, तो मैं जब भी आपको सोचने कहूंगा तो आप पॉज कीजिएगा, सोचिएगा और फिर बाद में रिज्यूम बैक कर दीजिएगा। तो शायद आपने अगर सोचा नहीं होगा तो आप पॉज कीजिए। ओके, आई होप आपने सोचा होगा अभी। तो आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए कि अगर भाई साहब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी कम होती, अगर कम होती, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं होती, तो पानी को अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट कर देते तो पानी पानी ही नहीं रहता, वो डायरेक्टली टूट जाता हमारा वाटर, ओके, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें सबको पता है। अगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन से करवाना है पानी का, मतलब पानी का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है, या फिर डिकम्पोजिशन करवाना है पानी का थर्मली हीट देके, तो 2000 डिग्री सेल्सियस, ओके, इतने ज्यादा तापमान पे हमें इसको हीट करना पड़ता है। कितना? तकरीबन 2000। सोचो, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जाके पानी टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, इसकी बहुत ही ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ओके, हाँ, अब आप कहोगे तो फिर सर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलना शुरू होता है। हाँ बच्चे, पर वो तो पानी ही रहता है ना, लिक्विड वाटर बस वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड कहाँ टूटते हैं? तो वाटर ही रहता है। इसीलिए भले 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग पानी को कंडेंस करके फिर से पानी तो पी सकते हैं, पर अगर बॉन्ड एंथैल्पी कम होती तो फिर सोचो पानी ही फुर हो गया होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें टूट के निकल गया होता, तो हम लोग खाते पीते क्या, मतलब बहुत दिक्कत होती, बहुत दिक्कत। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर। ये थी इंटरेस्टिंग सी वाली बात। जब हम लोग देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रही है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज में इन हाइड्राइड्स की, कैसे? फ्रॉम वाटर टू H2Te, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ओके, हाइड्रोजन सल्फर का बॉन्ड है, हाइड्रोजन सेलेनियम का बॉन्ड है, और हाइड्रोजन टेलुरियम का बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जीज है ये वैल्यूज दी हुई है, और जैसे हम लोग देख रहे हैं वाटर से लेकर टेलुरियम तक, तो ये वैल्यूज कम कम हो रही है, मतलब इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कम कम लग रही है, डाउन द ग्रुप जा रहे तब हम लोग, करेक्ट, ऑक्सीजन टू टेलुरियम डाउन द ग्रुप। तो इन हाइड्राइड्स के केस में भी जब हम लोग ऑक्सीजन के हाइड्राइड से टेलुरियम के हाइड्राइड को जा रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, करेक्ट। तो एनर्जीज कम कम लग रही है
ऑक्सीजन मतलब अपना एलिमेंट और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आसान ज्यादा हो रहा है इन हाइड्राइड्स में से हाइड्रोजन को बाहर निकालना। बात समझ में आ रही? मतलब हाइड्रोजन को भगा देना ये आसान हो रहा है। और अगर ये हाइड्रोजन ही भग जाएगा तो ये बचेगा क्या? मतलब H2S, H2AC, H2T तो टूट जाएगा, मतलब ये हाइड्राइड बचेगा ही नहीं। करेक्ट। हाइड्रोजन और सल्फर के बॉन्ड्स टूट गए तो हाइड्रोजन अलग सल्फर अलग हो गया। ओके, तो ये रहेंगे ही नहीं। करेक्ट, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, एनर्जीज जो है वो हमें कम कम लग रही है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो ये हाइड्राइड्स जो है ओके ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे, टिक नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि कम कम एनर्जी में ही ये टूट के भग जाएंगे। तो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे मतलब ये ज्यादा स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं। करेक्ट, मतलब ये ज्यादा ये डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कम कम हो रही है, क्योंकि बहुत मतलब कम कम नीचे नीचे आते आते थोड़ी थोड़ी एनर्जी पर भी ये इनके हाइड्रोजन और एलिमेंट का बॉन्ड टूट रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो रही है जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वैसे। बात समझ में आ गई? ओके, बॉन्ड की एंथैल्पी कम होना मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लग रही है वो कम कम लगना। जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम कम लग रही है तो फटाफट बॉन्ड टूटेंगे, तो फिर स्टेबल नहीं बोलेंगे हम लोग इनको, क्योंकि कम एनर्जी पर ये टूट गया तो ये कम स्टेबल है। करेक्ट। ओके, वैसे ही ये बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर भी बचा रह रहा है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। करेक्ट, तो ऐसे नीचे नीचे आते आते हम लोग ओके एनर्जीज कम कम लग रही है। करेक्ट, देखो बॉन्ड एनर्जी, देखो एनर्जी कम लग रही है तो कम स्टेबल है, मैंने बोला तो स्टेबिलिटी कम है। करेक्ट, तो उसी तरीके से देखो एनर्जी कम कम लग रही है तो स्टेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। लॉजिक समझ में आ गया? वही लॉजिक को यूज किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, ओह सॉरी ये पेन मैंने सिलेक्ट किया। हाँ, तो इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे ये ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं? ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 और EO3 टाइप के। ठीक है, देखो ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप्स। ठीक है, जहां पर E क्या है? अब सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन को छोड़ के E लिखा गया है। ओके, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर SO2 देखो EO2 टाइप का बन गया। ओके, SO3 समझ में आ रही बात? SO2 EO2 टाइप का बन गया, SO3 ओके EO3 SO3 ऐसे टाइप के बन गए, दो टाइप्स। अब ये जो दोनों भी टाइप्स है हमारे ऑक्साइड्स के, ओके बोथ द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर? तो भले हम लोग SO2 ले या फिर SO3 ले, ये एसिडिक ही है। अब इस चीज का कोरिलेशन कैसे लगा सकते हो आप? बचपन में कहीं एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा। करेक्ट, उसमें हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का कुछ ना कुछ तो रोल आपको याद आ रहा है। ओके, यही गैसेस है जो पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। करेक्ट, और यही सल्फ्यूरिक एसिड फिर पानी के साथ मिक्स होके ही एसिड रेन बना रहा है। ओके, तो भले वो वहां पर हमारे नाइट्रिक एसिड भी बन रहे, पर सल्फ्यूरिक एसिड का बनने का रीजन तो भाई ये SO2 और SO3 है। और क्योंकि ये जो गैसेस है SO3 SO2 ये एसिडिक है नेचर में, तो पानी के साथ मिलके ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, क्योंकि वो भी नाम से ही एसिड है तो काम भी वैसे ही है, एसिडिक ही है। ओके, जैसे कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ओके, तो पानी के साथ मिलके एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों भी गैसेस एसिडिक है नेचर में, ये दोनों भी ऑक्साइड्स एसिडिक है नेचर में, तो पानी के साथ मिलके ये एसिड्स बना रहे सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसी की वजह से तो एसिड रेन हो रहा है। और लास्टली हम लोग हैलोजेंस के साथ इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे। ओके, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के हमारे बनाते हैं बहुत सारे ढेर सारे हेलाइड्स और अलग अलग टाइप के बनाते हैं, जैसे कि EX6, EX4, EX2। अब जाहिर सी बात है इस E में E क्या है भाई? ग्रुप 16 का एलिमेंट, और X क्या है भाई? अब जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हेलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, जो कि हम लोग ने देखा कौन से टाइप के, EX6, EX4, EX2। तो इनमें जो EX6 वाले हैं इसका मतलब क्या? X6 है तो हेक्सा हेलाइड हम लोग कहेंगे उनको। करेक्ट, 6 हैलोजन एटम्स तो हेक्सा हेलाइड। अब इन हेक्सा हेलाइड्स में जो हमारा SF6 है, एज एन एग्जांपल मैंने लिया है। ओके, ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में।
मतलब इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। अब ये चीज हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ओके, कि जो ऐसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर SF6 में सल्फर ऐसे बीचों बीच रहेगा और उसके चारों तरफ ओके एक ही प्लेन में फ्लोरीन के एटम्स ही है और ऊपर एक नीचे एक, करेक्ट। तो अब अगर हम लोग इन एटम्स को मतलब ऐसे जोड़ देंगे इस फैशन में, जैसे कि अभी मैं जोड़ रहा हूं, देखो ये रहा अपना एक प्लेन के फ्लोरीन एटम्स जिनके ही एक ही प्लेन में सल्फर भी है। ऊपर मैंने इन कॉर्नर वाले फ्लोरीन एटम्स को ऊपर के फ्लोरीन एटम से जोड़ा, तो दिख रहा है आपको एक ऐसे ऊपर के फ्लोरीन एटम ने चारों फ्लोरीन एटम को पकड़ के रखा, ऐसे लग रहा है। वैसे ही नीचे का फ्लोरीन एटम भी चारों फ्लोरीन एटम के साथ पकड़ के रखा हुआ है, बस। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इन डॉटेड लाइन से अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में तो थोड़ा हाईलाइट करके भी देख सकते हैं, हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो यहां पर ये रहा हमारा एक प्लेन, करेक्ट। अब हाँ सॉरी, तो इस प्लेन में उसके बाद ऊपर ऐसे चारों जुड़े हुए हैं, ऐसे दिखा, और फिर नीचे ऐसे जुड़े हुए इस फ्लोरीन के साथ चारों एटम्स। तो कुछ लग रहा है ऐसे एकदम ऑक्टाहेड्रॉन, ऊपर से ऐसे चारों ने पकड़ा, नीचे से ऐसे चारों ने पकड़ा, सिंपल। अब इसी की तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल के केस में टेट्राहेलाइड की बात करें तो ये SF4 तो भाई मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि कहानी में काफी ट्विस्ट था। अब इस SF4 के केस में हम लोग ने देखा था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक्चुअल में जैसे इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ओके, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसे दिख रहा है हमें, ओके, पर हम लोग धोखा नहीं खा सकते उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को देख के, क्योंकि असलियत में कुछ सीसो जैसे स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये देखो यहां पर हमारा सल्फर है, 3 कोने हैं इस सल्फर के, मतलब प्लेन में सल्फर, तो 3 कोनों में, ओके, यहां पर एक फ्लोरीन, यहां पर एक फ्लोरीन है एक तरफ, पर यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, और फिर बाद में ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन। तो एज सच तो दिखने में तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसे दिख रहा है, ओके, पर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि ये अगर आप इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो और इस चीज को ऐसे उल्टा रखो, ओके, मतलब इस चीज को ऐसे इस तरफ घुमा के देखो, हम लोग जैसे मेरा हाथ का एंगल घूम रहा है, ऐसे स्ट्रेट है ना पेन, तो इस तरफ ऐसे घुमाओ तो क्या होगा, नीचे 2 ऐसे डंडियां आ जाएंगी जहां पर फ्लोरीन है, ऐसे सल्फर है, यहां पर एक फ्लोरीन, यहां पर एक फ्लोरीन, देखो दिखा। तो कुछ सीसो जैसे दिख रहे हैं, हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट। तो देखो ये यहां पर चीजें ऐसे कोरिलेट हो रही है। तो जो भी चीजें हम लोग ने सीखी है बेसिक्स में, ओके, वो भूलना नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल एज सच, तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ओके, डाइक्लोराइड्स मैं यहां पर लिख देता हूं और डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं। पर अब खास बात क्या है इन डाइहेलाइड्स में, ये डाइहेलाइड्स हो गए ना, 2 हैलोजन एटम से, कि इनका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं E मान लूं हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऐसे हमारे अगर X है हमारा हैलोजन, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर ऐसे टेट्राहेड्रन के 2 कॉर्नर्स बनेंगे और बाकी के 2 हैलोजन एटम्स बचे हुए 2 कॉर्नर बनेंगे, तो 4 कॉर्नर ऐसे हमारा टेट्राहेड्रन हो गया रेडी, करेक्ट, दिख रहा है, ओके। कुछ अलग अंदाज में दिखा देता हूं मैं, ये रहा ऐसे 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 और ये रहा अपना टेट्राहेड्रन, करेक्ट। तो बात ये है कि ये सारे तो एकदम बेसिक है, मतलब जो हम लोग ने देखे। कुछ अतरंगी टाइप का भी एक हैलाइड बनता है इन ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स में, जैसे कि किस फॉर्मूला के टाइप्स में, E2X2 में, ओके। अब EX2 देखा हम लोग ने, E2X2 वाले, ओके। फॉर एग्जाम्पल SeCl2 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब जो E2X2 है, इसमें ये जो इस टाइप के हमारे हैलाइड्स है, ये क्या खास बात दिखाते हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं E2X2 वाले Se2Cl2 को ले रहा हूं, ओके, तो अब यहां पर हम लोग अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो
क्या समझ में आएगा? देखो क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का -2, तो यहाँ पर Fe2 का दोनों का मिला के +2, तो एक का +1। परफेक्ट। अब ये इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट होता है कि एक जो कंपाउंड बन रहा है इसी मतलब एक जो हमको स्पीशीज मिल रहा है इन शॉर्ट हमारे सेलेनियम का, वो होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूजा जो होगा दूसरा वाला वो होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखना, हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में और लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में, एलओ लिख रहा हूं मैं। अब हायर वाले में क्या बनता है? AcCl4 बनता है। ओके, अब जिसमें देखो Ac का हमारे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सीधे सीधे दिख रहा है, क्लोरीन का -1 4- तो यहां पर +4, करेक्ट। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना सेलेनियम एटम बन जाता है। तो इसमें तो भाई हमको पता ही है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो +1 से -4 में जा रहा है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें स्पीशीज मिल रहा है, और वही +1 से पीछे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक स्पीशीज मिल रहा है। तो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है। देखो +1 से 0 और +4 में इस एग्जाम्पल में। तो ये भाई कुछ अलग चीज है इनके हैलाइड्स में, जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जितने भी चीजें पढ़ी आपको समझ में आई होंगी, आपको मजा भी आया होगा। ओके, पर आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।